हमने टीपी का जो फर्स्ट क्लास पढ़ा था उसमें हमने जाना था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में, कि इसमें जो बेसिक चीज है ये देखना कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जाना है। तो जो दो शब्द है यहाँ, एक तो ट्रांसफर यानी कन्वे करना। तो आप क्या कन्वे करोगे दूसरी पार्टी को? जो आपके पास है, फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। तो आपके पास उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो संपत्ति हम ट्रांसफर कर रहे हैं उससे रिलेटेड हमें पोजेशन ट्रांसफर करना है, या ओनरशिप ट्रांसफर करनी है, या केवल कुछ इंटरेस्ट किसी पर्टिकुलर पर्पस से ट्रांसफर करना है ना। जैसे यूज करने के लिए आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हो, या आपने सिक्योरिटी के रूप में प्रॉपर्टी को दिया है उसके लिए आप ट्रांसफर कर रहे हो। तो हमने जाना ट्रांसफर यानी कन्वे करने का मतलब इसमें वाइडर मीनिंग लिया हुआ है। केवल ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे हम ट्रांसफर शब्द से कहें कि हम ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं। यहाँ और ट्रांजैक्शन भी मिलेंगे जहां हम स्वामित्व यानी ओनरशिप के अलावा हम बात करेंगे पोजेशन की और राइट्स की। प्रॉपर्टी की भी जहां पे बात आती है तो यहाँ हमने अभी जो बेसिक लेक्चर जाना उसमें आपने ये जाना है कि प्रॉपर्टी का मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, टेंजिबल, इनटेंजिबल प्रॉपर्टीज आती हैं। और सबसे खास बात जो इसमें हमें देखनी है कि संपत्ति का मतलब यहाँ अधिकारों से भी है। आप कितने करोड़पति हो, कितने लखपति हो, क्या आपकी संपत्ति है, ये केवल आपके गाड़ी घोड़े से नहीं जानने वाले हैं। इससे भी जानने वाले हैं कि आपके पास क्या राइट्स हैं। अगर आपके पास अधिकार हैं कुछ, तो उनका भी आप ट्रांसफर किन किन परिस्थितियों में कर सकते हो, और कौन से राइट्स ऐसे हैं जो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आएंगे, ये भी अपन देखने वाले हैं, है ना, इस सब्जेक्ट में। तो इस सब्जेक्ट में आपको सबसे खास बात बेसिक प्रिंसिपल्स कॉन्ट्रैक्ट के ध्यान में रखने ही है, क्योंकि प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करने का मतलब यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट करना है। चाहे वो मॉर्गेज का कॉन्ट्रैक्ट हो, प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट हो, प्रॉपर्टी बेचने का हो, या फिर आप किसी को डोनेट ही कर रहे हो, गिफ्ट ही कर रहे हो, तो भी वो एक कॉन्ट्रैक्ट ही है। बेसिक एलिमेंट उसके क्या है? कॉन्ट्रैक्ट के। तो इसके साथ साथ आपका जो मेन एक्ट चलेगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के साथ, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक एलिमेंट्स के साथ में क्या चलने वाला है, इसमें आपका रजिस्ट्रेशन एक्ट भी काम करेगा। ये इसका सब्सिडरी चलेगा, क्योंकि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इमूवेबल प्रॉपर्टी तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कहाँ इसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है, कहाँ नहीं है। क्योंकि जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट तो हमें ये कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप वर्बल कॉन्ट्रैक्ट भी करो, रिटन कॉन्ट्रैक्ट करो, कोई इशू नहीं है। रजिस्ट्रेशन हम कराएं ना कराएं उसकी फॉर्मेलिटी भी कंपलसरी नहीं है। लेकिन टीपी एक्ट ने हमें यहाँ पे कुछ जगह बताया है कि रजिस्ट्रेशन जरूरी है, तो इसलिए हमें टीपी के साथ साथ रजिस्ट्रेशन भी देखना पड़ेगा। यानी आपको किन किन की बात देखनी पड़ेगी? टीपी एक्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट के जनरल प्रिंसिपल्स देखने पड़ेंगे, रजिस्ट्रेशन एक्ट को भी देखना पड़ेगा। इन दोनों के साथ साथ ही हम इस सब्जेक्ट को ले सकते हैं। साथ में इनिशियल स्टेज पे ही हमें इसने अटका दिया। मैंने आपको लास्ट टाइम क्या बताया था, जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन कि क्या है अचल संपत्ति, तो ये एक्ट सीधे सीधे आपको नहीं बताने वाला है। यहाँ नेगेटिव डेफिनेशंस हैं, तो हमें ये क्या बताने वाला है? नेगेटिव सेंस में बताने वाला है। व्हाट डज नॉट इंक्लूड, तो हमें क्या बताया? ग्रोइंग क्रॉप्स, स्टैंडिंग टिम्बर एंड ग्रास, दिस डज नॉट इंक्लूड इन द डेफिनेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। हमने तो पूछा था इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब बताओ, लेकिन इसने कहा ये शामिल नहीं है। तो इसका मतलब क्या शामिल है ये देखने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? इसी एक्ट में आपको अटैच टू अर्थ का जो डेफिनेशन बताया है उसको भी देखना पड़ेगा। उसके साथ में हमने बात की थी कि हम रजिस्ट्रेशन एक्ट और जनरल क्लॉजेज एक्ट भी पढ़ेंगे, तब जाके इसकी डेफिनेशन को कवर कर पाएंगे। मैंने आपको साथ में ये भी बताया था लास्ट क्लास में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव डेफिनेशन। नकारात्मक रूप से जो परिभाषा दी जाती है उसका अर्थ क्या होता है और उसको क्यों दिया जाता है, मैंने आपको बताया था। शॉर्ट फॉर्म में यहाँ हम उस लेक्चर की ब्रीफ को ले रहे हैं केवल, कि एक चीज को वाइडर मीनिंग जब देना होता है, जब विस्तृत अर्थ देना होता है, तो हम उसे नेगेटिव यानी नकारात्मक रूप से देते हैं, जैसा कि टीपी एक्ट ने यहाँ किया है। वैसे भी आप इसे कोड तो कह नहीं रहे हो, इसे आप क्या कह रहे हो? एक्ट है ये। तो एक्ट अपने आप में कंप्लीट तो होता नहीं है, उसको क्या करना पड़ेगा? और लोगों पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो और अधिनियमों से हमें इसकी मदद लेनी पड़ेगी, तब हम जाके इस अधिनियम की बातों को समझ पाएंगे। आपने इस
एक्ट का लास्ट क्लास में पूरा परफॉर्मा और स्कीम देखा था, कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस में डिवाइडेड हैं, कौन से चैप्टर में क्या चीज है, ये सारा हमने देखा था, जिसमें हमने जाना था कि ये एक्ट ना सिर्फ अचल संपत्ति बल्कि चल संपत्ति की भी बात करता है। ये केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रोविजंस आपको नहीं बताएगा, ये जो जनरल प्रिंसिपल्स बताएगा वो किससे रिलेटेड बताएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी बताएगा। मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 2, कौन से सेक्शन बताए थे बताओ, 5 to 53A तो पूरा चैप्टर नंबर 2 है। उसमें मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों से रिलेटेड जो सामान्य सिद्धांत हैं, जनरल प्रिंसिपल्स हैं, वो कहाँ बताएं, 5 to 37, सेक्शन 5 से 37, ये दोनों तरीके के प्रावधान है चल और अचल संपत्ति। और केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो कहाँ बताए थे, 37 दोनों जगह, 38 से 53A तक के प्रोविजंस इमूवेबल प्रॉपर्टी के जनरल प्रिंसिपल बताएंगे। और आपके एग्जामिनर्स का फेवरेट क्वेश्चन बैंक यहीं से बनता है। दे आर वेरी कीन कि यहाँ से हमें उठाना है, क्योंकि और कहीं से जब हम टीबी की बात करते हैं तो इस जो 1 to 53A है इसमें से इतना बढ़िया क्वेश्चन बैंक बनता है प्री और मेंस के लिए कि एग्जामिनर के पास ज्यादा स्कोप नहीं होता कि वो इससे बैक साइड में जाकर के कुछ लेना चाहे। फिर भी एग्जामिनर है, कुछ भी कहीं से भी पूछ सकते हैं, तो हमें तो 1 to 137 तैयार करना है, लेकिन एग्जामिनेशंस के लिए 1 to 53A को बहुत अच्छे से देखना है। तो हमने लास्ट क्लास में एक बेसिक आउटलाइन केवल डिस्कस की थी, आज हम इस सब्जेक्ट को शुरू करने जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले हम लेंगे टॉपिक वाइज, क्योंकि अपने को लेना है, तो सबसे पहले आज आपको लेना है सेक्शन 5। बैरक लीजिए सेक्शन 5। इसको हम एसेंशियल एलिमेंट्स के साथ पढ़ने वाले हैं। क्योंकि ये डेफिनेशन आपको बताएगी प्रॉपर्टी के ट्रांसफर का डेफिनेशन। वैसे तो इसे कहाँ होना चाहिए था, सेक्शन 3 में ही होना चाहिए था। इन जनरल जो डेफिनेशन क्लॉज होता है वो सेक्शन 2 या 3 में दिया जाता है, यहाँ इसकी परिभाषा अलग से दी गई है। क्योंकि आप समझ सकते हैं इसका इंपॉर्टेंस कितना है, सेक्शन 5 की इस डेफिनेशन को ही अलग धारा दी गई है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज में जनरल सामान्य तरीके से नहीं बिठाया, विशेष दर्जा दे दिया, इसको अलग से सीट दे दी इसको बैठने के लिए कि ये विशेष व्यक्ति है। तो सावधानी से पढ़ो क्योंकि पूरा एक्ट आपका इस सेक्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो क्या कहता है आपका ये सेक्शन और इसमें कब और क्या अमेंडमेंट किया गया, इसके बारे में बात करेंगे। एंड डोंट वरी, इसको पढ़ने के बाद नेक्स्ट आपका जो है टॉपिक, वो 1 और 1 to 4 को इग्नोर नहीं करने वाले हैं अपन, वो भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन आपको इसको मैं टॉपिक वाइज ही पढ़ाऊंगी, इसलिए मैंने ये सेक्शन लिया है। देखिए, जैसा कि हमने चैप्टर 2 का जब परफॉर्मा देखा था, स्कीम देखा था कि इस चैप्टर नंबर 2 में क्या चीजें हैं, तो चैप्टर 2 दो भागों में बटा हुआ है। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आपको उसकी आउटलाइन देखनी बहुत जरूरी होती है, सीधे सेक्शन पे मत आ जाओ, चैप्टर देखो, उसका टाइटल देखो, क्योंकि कई बार ये सिली से क्वेश्चन जिन्हें अपन समझ लेते हैं ये हमारा 1 या 2 नंबर खा जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आने नहीं चाहिए, लेकिन वी हैव टू बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। तो ऐसा नहीं हो कि 1 to 37 तो मुझे याद है लेकिन इसका परफॉर्मा याद नहीं है। तो चैप्टर नंबर 2 का हेडिंग क्या है ये भी देखो, क्या लिखा हुआ है चैप्टर 2 पे। यहाँ लिखा हुआ है ऑफ ट्रांसफर्स ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। तो जो सबसे खास बात है जो आपने लास्ट लेक्चर में भी सुनी थी, टीपी एक्ट डील्स विथ व्हाट काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस। ट्रांसफर कितने तरीके से होता है, पार्टीज के एक्ट द्वारा भी होता है। मैंने आपको बताया था पक्षकारों के कार्य द्वारा, बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज, और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। चार्ट नोट किया था ना सब लोगों ने। तो पार्टीज के एक्ट यानी पक्षकारों के कार्य द्वारा जब हम प्रॉपर्टी के ट्रांसफर की बात करते हैं तो आप यानी पार्टीज, हम हो गए ना पार्टीज, हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉपर्टी को, तो आप और हम कौन, हम नेचुरल पर्संस। इसके अलावा कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लीगल पर्सन कर सकता है क्या, कंपनी, बॉडी, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस, ये कर सकते हैं क्या, तो ये भी कौन हुए, पार्टी हुए।
यानी वो भी अगर संपत्ति खरीदना चाहे, बेचना चाहे या प्रॉपर्टी का कोई ट्रांजेक्शन करना चाहे तो कर सकते हैं। तो पार्टीज कौन हो गई? लीगल और नेचुरल पर्संस हो गए। इनके एक्ट के द्वारा, पार्टीज के एक्ट के द्वारा, कार्य के द्वारा, यानी खुद हम कर रहे हैं किसी ट्रांजेक्शन को, वो ये एक्ट डील विद करेगा। और उसमें भी इसने क्या कहा? इंटर वाइवस ट्रांजेक्शंस। पार्टीज दोनों कौन होनी चाहिए? जीवित व्यक्ति, लिविंग पर्सन ही होने चाहिए। ट्रांसफर भी और ट्रांसफरी भी, इसे क्या कहा जाता है? इंटर वाइवस। INTERVIVOS, मतलब ट्रांजेक्शन बिटवीन टू लिविंग पर्संस, दो जीवित व्यक्तियों के मध्य अंतरण की TP एक्ट बात करता है। लेकिन और भी तरीके के ट्रांसफर्स होते हैं जो बाय एक्ट ऑफ पार्टी होते हैं। पार्टी ने खुद अपनी विल लिखी है, वसीयत लिखी है, ये भी पक्षकारों के कृत्य द्वारा ही तो है, पार्टी ही लिख रही है। लेकिन उसमें क्या हो रहा है? विल कब एग्जीक्यूट हो रही है? आफ्टर डेथ ऑफ अ पार्टी। एक व्यक्ति की मृत्यु हो रही है और उसके बाद देखा जा रहा है भैया इसने कितनी किसको संपत्ति दी है, और उसका जो है ट्रांसफर हो रहा है। तो वहां पे क्या हो रहा है? फ्रॉम डिसीज्ड टू अलाइव। तो क्या TP एक्ट डील करेगा? नो। कौन डील करेगा? इंडियन सक्सेशन एक्ट। तो बाय द एक्ट ऑफ पार्टी के अंदर भी केवल कौन से ट्रांजेक्शन जो दो जीवित व्यक्तियों के मध्य हो रहे हो, या आप कह सकते हैं पार्टीज लिविंग पर्सन हो, मिनिमम टू मैक्सिमम अनलिमिटेड भी नंबर ऑफ मेंबर्स कैन एंटर इन दिस कॉन्ट्रैक्ट। और किस तरीके से ट्रांसफर होता है? बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ भी होता है, जैसे हमने देखा बाय द डिसीजन और जजमेंट ऑफ द कोर्ट, बाय इंसॉल्वेंसी लॉ, बाय ट्रांसमिशन, बाय सक्सेशन। लेकिन इन सबको TP एक्ट डील विथ नहीं करेगा। क्लियर? बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, यानी विधि के द्वारा, कानून कर रहा है, अपन कुछ नहीं कर रहे, पार्टीज का रोल नहीं है उसमें। कौन कर रहा है? लॉ कर रहा है। तो ये भी ट्रांसफर्स कहां नहीं होंगे? इस एक्ट में वो प्रोविजंस आपको नहीं बताए गए हैं। तो हमारा दायरा क्या हो गया इस एक्ट को पढ़ने का? लिमिटेड प्रकार के हमें ट्रांजैक्शंस देखते हैं जहां दोनों पार्टीज, ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी, ये जीवित व्यक्ति ही होने चाहिए। तो सेक्शन 5 में भी आपको इसी बात को बताया गया। मैंने तब भी आपको कहा था यहाँ अपन सेक्शन 5 पढ़ने वाले हैं। इसका एक्सेप्शन भी हालांकि मैंने आपको बताया था, आगे चल के पढ़ेंगे, आज नहीं डील विद करेंगे उसको, लेकिन ध्यान रखना है सेक्शन 5 का एक्सेप्शन सेक्शन 13, वो आगे देखेंगे कैसे होगा। चलिए अब देखिए इस डेफिनेशन को। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में, ये चैप्टर का हेडिंग आपने देख लिया, ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। पार्टीज के एक्ट के द्वारा, कार्य के द्वारा किस तरीके से ट्रांसफर किया जाता है। और इसका कौन सा भाग बता रहा है? ये ए पार्ट। ए पार्ट 5 से 37 है, जो रिलेटेड टू मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों है। मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, आपका एक्ट कह रहा है, मैं तो बोल के सुना रही हूँ। देख लो, लिखा है वहां ए भाग में, क्या लिखा है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल। चल यहाँ चल, दोनों में से किसी भी प्रकार की संपत्ति हो, उन ट्रांसफर्स के बारे में ये बता रहा है आपको। हम तो सिर्फ इन्होंने क्या कहा वो आपको बोल के बता रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ हमने नहीं जोड़ा, है ना? ठीक है। आगे देखिए सेक्शन 5, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डिफाइंड इन द फॉलोइंग सेक्शंस। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मींस एन एक्ट बाय विच, ये एक कार्य है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी करना क्या है? ये एक एक्ट है, एक कार्य है। ठीक है, इस एक्ट को भी आगे वर्ड को हमें डिटेल में डिस्कस करना है, एक्ट किस किस तरीके से होता है ना? बाय विच अ लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी, इसमें क्या हो रहा है? कौन व्यक्ति है? अ लिविंग पर्सन, एक जीवित व्यक्ति क्या कर रहा है? कन्वे कर रहा है प्रॉपर्टी को। प्रॉपर्टी को कन्वे करना यानी एक से दूसरे व्यक्ति को देना। अब क्या कन्वे करना, इसका वाइडर मीनिंग है। क्या ओनरशिप, स्वामित्व को ट्रांसफर करना? क्या पोजेशन को ट्रांसफर करना? क्या इंटरेस्ट यानी उससे रिलेटेड अधिकारों को ट्रांसफर करना? तो इसके लिए क्या है, हमें डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इस सेक्शन की ये जो ये वर्ड है, जो कन्वे वर्ड है छोटा सा जो आपके सामने, इसमें जो गहराई है उसको आपको आगे जानना है ना? अभी मैं बेसिक्स बता रही हूँ क्या, कि हम ट्रांसफर, क्योंकि जब आप किसी प्रॉपर्टी के स्वामी होते हो, ओनर होते हो, तो यू हैव बंडल ऑफ राइट्स, बहुत कुछ होता है आपके पास। आप उस प्रॉपर्टी को बेचो, आप उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करो, आप उसको किसी को गिफ्ट करो, आप उसे डिस्ट्रॉय करो, आग लगा दो, आपकी मर्जी।
you have bundle of rights, so we are using the words absolute right. तो उस absolute word को याद रखना, absolute यानी पूर्ण अधिकार, जो किसके पास है, एक ओनर के पास, related to that property or that right. अब उसमें से वो क्या दूसरे को दे रहा है, क्या ओनरशिप ही दे रहा है या possession दे रहा है, तो that's why we are using the word convey it here, हस्तांतरित कर रहा है, ठीक है। कन्वे कर रहा है प्रॉपर्टी को इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर। ये जो इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर वर्ड है, डिनोट्स टू ट्रांसफर और डिनोट्स टू प्रॉपर्टी। बताओ, ये जो वर्ड है ना, या तो एट प्रेजेंट ट्रांसफर कर रहा है वो, या इन फ्यूचर ट्रांसफर कर रहा है ये। तो ये जो वर्ड है प्रेजेंट और फ्यूचर, ये किसके लिए बता रहा है, संपत्ति के बारे में बता रहा है या हस्तांतरण के बारे में बता रहा है, ट्रांसफर के बारे में बता रहा है, ट्रांसफर के बारे में बता रहा है, प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बता रहा है। ये कौन सी डेफिनेशन पढ़ रहे हो आप, प्रॉपर्टी के ट्रांसफर की डेफिनेशन पढ़ रहे हो आप। और अभी ये जो सेंटेंस फॉर्मेशन है उसमें भी, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, जो मैं अभी आपको बात बता रही हूँ, कि यहाँ ये जो वर्ड है प्रेजेंट और इन फ्यूचर, दिस डिनोट्स टू व्हाट, ये बता रहा है ट्रांसफर की बात। आप ट्रांसफर अभी करो इन एट प्रेजेंट, यानी मैं अभी कर रही हूँ, मेरी संपत्ति मैंने अभी आपको ट्रांसफर की, या मैं इस संपत्ति को कब ट्रांसफर करूंगी जो मेरे पास है, फ्यूचर में करूंगी, 2 महीने बाद, 2 साल बाद, 2 दिन बाद। प्रॉपर्टी तो एग्जिस्टेंस में राइट नाउ होनी चाहिए, प्रॉपर्टी फ्यूचर प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन आता है क्या फ्यूचर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है, आपके एक्ट में तो लिखा है ना इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर। नो, ये प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा है, फ्यूचर की। फ्यूचर प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। मैं आगरा का ताजमहल खरीदूंगी और जो टॉप करेगा उसको दे दूंगी, अभी है क्या मेरे पास, मैं फ्यूचर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकती हूँ क्या, चलो आगरा का ताजमहल नहीं, 140A, जहां मैं किराएदार हूँ, वो मैं खरीद के कल और जो जो टॉप करेगा उसको दे दूंगी, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। किसी भी संपत्ति के बारे में, मोबाइल के बारे में ही, छोटे से मार्कर के बारे में, जो प्रॉपर्टी आपके पास अभी नहीं है उसके बारे में आप अभी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगे। प्रॉपर्टी मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस, दिमाग में क्या बिठाना है, प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, वो अभी विद्यमान होनी चाहिए, आपके पास विद्यमान हो। आपके पास का मतलब ये नहीं कि आपके पास होनी चाहिए, पोजेशन आपके पास होना चाहिए, यू मस्ट बी ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, और यू हैव सम राइट्स, जो भी राइट्स हैं आपके पास उससे रिलेटेड आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो संपत्ति तो विद्यमान होनी चाहिए, वो फ्यूचर प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। तो इसने कहा प्रॉपर्टी को कन्वे करेगा, कौन करेगा, जीवित व्यक्ति करेगा, या तो अभी करेगा या फ्यूचर में करेगा। किसको करेगा, टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सन्स, एक या एक से ज्यादा लिविंग पर्सन्स को वो ट्रांसफर कर सकता है। यानी मिनिमम कितने लोग होने चाहिए, 2 होने चाहिए, एक ट्रांसफर होना चाहिए, एक ट्रांसफरी होना चाहिए, ठीक है। और दोनों कौन होने चाहिए, लिविंग पर्सन्स होने चाहिए। तो एक लिविंग पर्सन यानी जो ट्रांसफर है वो दूसरे लिविंग पर्सन को प्रॉपर्टी को कन्वे करेगा, या तो अभी करेगा या इन फ्यूचर में करेगा। और टू हिमसेल्फ, ये कह रहा है खुद को भी कर सकता है। ये बात आपकी जोड़ी गई है 1929 से, 1929 के अमेंडमेंट से पहले इसमें ये बात नहीं थी, इसमें जोड़ा गया इसको बाद में। क्या, कि एक व्यक्ति क्या खुद को भी संपत्ति को अंतरित कर सकता है, आंसर इज यस, वो खुद को भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर सकता है ना। हम ट्रस्ट क्रिएट कर सकते हैं, ट्रस्ट क्रिएट करके हम खुद को उस प्रॉपर्टी का ट्रस्टी बना सकते हैं। मॉमडन लॉ के अंदर भी वक्फ का जो प्रोविजन दिया गया है, मुतवल्ली का जो प्रोविजन दिया गया है, वहां पर भी एक व्यक्ति अपने आप को प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर सकता है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस बताई गई हैं। तो ये चीज 1929 से पहले आपके टीपी की इस डेफिनेशन में नहीं थी, जिसे अमेंडमेंट के बाद जोड़ा गया। और टू हिमसेल्फ एंड वन और मोर अदर लिविंग पर्सन्स, वो क्या कर सकता है, खुद को भी दे सकता है और एक से ज्यादा ट्रांसफरी यहाँ पे हो सकते हैं, लिविंग होने चाहिए। एंड टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इज टू परफॉर्म सच एक्ट,
और हम उस प्रॉपर्टी को अंतरित कर रहे हैं, यानी कि हमने उस एक्ट का परफॉर्मेंस किया। एक तो हमने क्या किया, जो एक्ट इनिशियल स्टेज पे भी आपको बताया था, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करना क्या है, एक कार्य है, एक कृत्य है, और हमें उसको क्या करना है, परफॉर्म करना है। यहां हमने क्या किया, एट प्रेजेंट और इन फ्यूचर हमने एक कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन आज किया है, और हम परफॉर्मेंस लेटर ऑन करेंगे। इन वर्ड्स को ठीक से वो लोग समझ पाएंगे, ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक्स पढ़े हैं। फॉर्मेशन आपने किया, उसका परफॉर्मेंस लेटर ऑन आप कर रहे हो, डजंट मैटर, है ना। एक एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों में भी डिफरेंस होता है। ये चीजें आपने बेसिक्स थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट की जब अपन पढ़ते हैं तो और ज्यादा हमें क्लियर हो जाती। तो यहाँ इसने कहा आपको उस प्रॉपर्टी को कन्वे करना है, यानी ट्रांसफर करना है। आप जीवित व्यक्ति हो, आपके पास उस संपत्ति का अधिकार है, और आप दूसरे व्यक्ति को उसे ट्रांसफर कर रहे हो, या आप खुद को भी उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हो। और ये कह रहा है इन दिस सेक्शन लिविंग पर्सन, ये भी आपकी डेफिनेशन लेटर ऑन जोड़ी गई है 1929 से। इलाबोरेट किया इन्होंने कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिविंग पर्सन, जीवित व्यक्ति से मतलब क्या है यहाँ। इसको और इलाबोरेट करने के लिए ये सेक्शन में ये पैरा जोड़ा गया है। In this section, living person includes a company or association or a body of individuals. क्या क्या कह दिया इसने, इसने कहा एक कंपनी भी आ सकती है। तो कंपनी कौन होती है, लिविंग पर्सन होती है, जीवित व्यक्ति होती है। इसके बारे में किसमें बताया गया है, कंपनीज एक्ट में बताया गया है। जब आप किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा लेते हो, आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ गया है, वो कहलाता है उसका बर्थ का सर्टिफिकेट। तो कंपनी एक लिविंग पर्सन कहलाती ही तब है जब अपन उसका रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। ठीक है, इसने आगे क्या कहा, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, एक ग्रुप है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। अब यहाँ पे अपन देखें थोड़ा सा पार्टनरशिप एक्ट की तरफ। पार्टनरशिप एक्ट ये बताता है कि आप किसी ग्रुप में अगर काम करना चाहें, एक बिजनेस करना चाहें, फर्म चलाना चाहें, तो आप कर सकते हैं। क्या वहां रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है पार्टनरशिप एक्ट में, नो। 1932 के पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता, वो ऑप्शनल होता है। आपकी मर्जी है, आप रजिस्ट्रेशन कराएं या ना कराएं, आप काम कर सकते हैं, और आपकी फर्म वैलिड होती है, लीगल फर्म होती है। अब मान लीजिए हम 10 लोग हैं और हम पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहे हैं, हमने अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो हम लोग क्या कहलाएंगे, ग्रुप ऑफ पर्संस, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ये जो वर्ड लिखा है यहाँ क्या है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, केवल एक समूह है हम, हमने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो भी क्या हम लिविंग पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। यानी कि क्या एक पार्टनरशिप फर्म या एसोसिएशन जो व्यक्तियों का एक समूह है, जो विधिक व्यक्ति नहीं बनता, इवन आफ्टर रजिस्ट्रेशन अ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट ए लीगल पर्सन। यहाँ पे ये इसलिए इन्होंने इसको आपको डिफाइन करके बताया है। कंपनी तो एक लीगल पर्सन होती है, कहलाती है, उसका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी होता है, लेकिन जब हम पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं, तो पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन हम करवा भी लेते हैं। मान लीजिए हम कहते हैं कि हम तो रजिस्टर्ड करवा के ही काम करेंगे, हम 10 लोगों ने अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन करवा भी लिया है, तो क्या ये लीगल पर्सन कहलाती है, आंसर इज नो। ये लीगल पर्सन नहीं कहलाती, ये सिर्फ क्या कहलाती है, ग्रुप ऑफ पर्संस, जो यहाँ वर्ड आपको दिया गया है। इसीलिए इन्होंने इसको यहाँ अलग से आपको बताया कि इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अगर कंपनी है या लीगल पर्सन है या ग्रुप ऑफ पर्संस है, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो या ना हो, मतलब उसे लीगली आपने रजिस्टर्ड कराया हो या ना कराया हो, आप लिविंग पर्सन की कैटेगरी में टीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे, और आप प्रॉपर्टी को खरीद और बेच सकते हैं। ये इन्होंने क्लियर किया यहाँ। इन्होंने कहा इन दिस सेक्शन लिविंग पर्सन इंक्लूड्स अ कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, but nothing herein contained shall affect any law for the time being in force relating to transfer of property to or by companies, associations or bodies of individuals। लेकिन इसने कहा भाई आप उसे कंपनी कह रहे हो, ठीक है, आप उसे लिविंग पर्सन कह रहे हो, मतलब कंपनी को, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स को, लेकिन फिर टीपी एक्ट के अकॉर्डिंग तो वो लिविंग पर्सन की कैटेगरी में आ रहा है ना। और कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग आप उसे लीगल पर्सन कह रहे हो, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे, लेकिन
वो कानून जो इन पर्टिकुलर इंडिविजुअल से संबंधित या लीगल पर्सन से संबंधित है वो अनइफेक्टेड रहेंगे। वहां जो प्रोविजंस लिखे हैं उनके अकॉर्डिंग तो आपको काम करना ही होगा। मींस अगर एक कंपनी प्रॉपर्टी को खरीदना चाहती है, खरीदे, टीपी एक्ट ने तो मना नहीं किया, टीपी एक्ट के अकॉर्डिंग वो लिविंग पर्सन है, वो क्राइटेरिया पास। लेकिन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो रूल्स रेगुलेशंस है उन्हीं के अकॉर्डिंग ही तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कोई अल्ट्रा वायरस काम तो कर नहीं सकती। कोई कंपनी जिस काम को करने के लिए बनाई गई है उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है, अब उसे प्रॉपर्टी खरीदना है तो उसे क्या करना है, एक रिजोल्यूशन पास करना है उनके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग। उन्हें जनरल रिजोल्यूशन पास करना है या स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ये पावर है, या यहाँ इस मामले में शेयर होल्डर से भी पूछना पड़ेगा। इन सब चीजों को जैसे उस पर्टिकुलर कानून में बता रखा है उनकी बात भी सुननी पड़ेगी, उसको इग्नोर नहीं कर सकते, तो उस पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेंस, प्री मेंस, इंटरव्यू, तीनों चीजें क्लियर करनी है। हम इंटरव्यू फेस करने गए हैं और हमें अगर इंटरव्यू में पास नहीं किया तो हम कोई हंगामा तो कर नहीं सकते, साहब मेंस क्लियर थे हम, हमारे नंबर इतने थे, हमको तो आपको पास करना ही था। सिस्टम में यही है। इंटरव्यू बोर्ड ने आपको नहीं दिए मिनिमम नंबर तो क्या करें। तो यहाँ ये कह रहा है कि भैया ठीक है, टीपी एक्ट में आपको बता दिया कि ये लिविंग पर्सन की कैटेगरी में आता है, इसके पास ये अधिकार है कि ये प्रॉपर्टी खरीद या बेच सकता है, या जो भी ट्रांजैक्शन टीपी एक्ट बता रहा है वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन करोगे किसके अनुसार, उन कानूनों के अनुसार, क्योंकि वो स्पेशल लॉज बनाए गए हैं कंपनीज एक्ट या पर्टिकुलर एसोसिएशन के लिए जो बनाया गया, ट्रेड यूनियन के लिए अगर बनाया गया, बॉडी कॉर्पोरेट के लिए बनाया गया, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए बनाया गया। बॉडी कॉर्पोरेट इज अ वाइडर टर्म, इनडायरेक्टली वो भी इसमें शामिल है। इन्होंने कंपनी का नाम लिखा है लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट भी ऑटोमेटिकली इंक्लूड्स है। बॉडी कॉर्पोरेट अलग टर्म है, बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनी शामिल है, जैसे सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके लिए अलग से अधिनियम बना हुआ है। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, क्या है ये, लीगल पर्सन है ना, कंपनी है क्या, नहीं। इसे क्या कहेंगे आप, बॉडी कॉर्पोरेट, निगमित निकाय। मतलब कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए अलग से अधिनियम बनाया गया है, उस अधिनियम में ही उसके फॉर्मेशन के बारे में, फंक्शंस के बारे में बताया गया है कि ये कैसे बनेगा और कैसे काम करेगा, वो कहलाता है बॉडी कॉर्पोरेट। जैसे आरबीआई, जैसे एलआईसी, समझ रहे हैं आप, ये सब क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट। तो ये भी किस कैटेगरी में आते हैं, लिविंग पर्संस की कैटेगरी में आते हैं। कंपनी आएगा, बॉडी कॉर्पोरेट आएगा, इंडिविजुअल्स का ग्रुप आएगा, एसोसिएशन आएगा, ये सब भी लिविंग पर्सन की कैटेगरी में आएंगे, जिसे 1929 से आपको क्लियर करके बताया गया है। क्लियर। अब लिखिए असेंशियल एलिमेंट्स। असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सेक्शन 5। सबसे पहला लिखिए, living persons, by a living और मोर देन वन लिविंग persons, एक या अधिक जीवित व्यक्तियों द्वारा अंतरण। अब इस पॉइंट को समझो पहले। लिविंग पर्सन को अपने, अभी तो कुछ चीजें तो आपकी इस डेफिनेशन में ही आ गई है ना, इसमें इन्होंने बता दिया आपको, थोड़ा विस्तार से इन्होंने और हमें बता दिया कि कंपनी भी आ जाएगी, बॉडी ऑफ पर्सन्स भी आ जाएगा, लिविंग पर्सन का मतलब अपन समझते ही हैं। तो लेकिन कुछ चीजें टेक्निकली थोड़ा सा उलझा देती हैं जो जूरिस्प्रूडेंस में है, और जहां उनको तो लीगल पर्सन माना जाता है, तो क्या टीपी में भी वो मानी जाएंगी कि नहीं, क्योंकि इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए हमें देखना पड़ेगा। आइडल, मंदिर की मूर्ति, उसे वैसे जूरिस्प्रूडेंस में तो विधिक व्यक्ति माना है, लीगल पर्सन माना है, क्या यहाँ पे भी हम उसे लिविंग पर्सन मानेंगे या नहीं, आंसर इज नो। आइडल यानी मंदिर की मूर्ति को जनरली विधिक व्यक्ति माना जाता है,
जूरिस्प्रूडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक लीगल पर्सन है। लेकिन जब एक मूर्ति को किसी संपत्ति का अंतरण किया जाता है, मंदिर की मूर्ति को, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 5, वो टीपी एक्ट में नहीं आएगा। नोट कर लीजिए आप, मूर्ति को लिविंग पर्सन नहीं माना गया है। आइडल इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ लिविंग पर्सन, तो उसे प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। ऐसे ही एक बात आती है कोर्ट की, न्यायालय। जब कोर्ट के पास ऐसी सर्कमस्टांसेस आती हैं कि कोर्ट किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करता है, कोई संपत्ति बेची जाती है न्यायालय के द्वारा, ऐसे प्रोविजंस भी अभी आप इसमें भी पढ़ेंगे, सीपीसी में भी कई चीजें आएंगी। तो जब कोर्ट किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करता है, तो क्या वो सेक्शन 5 की परिभाषा में आता है? आंसर इज नो, ये भी नहीं आता। तो ये चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी ऑब्जेक्टिव के लिए। यहाँ पे सवाल हमारा बनेगा, कोर्ट को भी लिविंग पर्सन की डेफिनेशन में माना नहीं गया है। फिर बात आती है सेक्शन 13। मैंने आपको बताया था सेक्शन 13 इसका एक्सेप्शन आता है सेक्शन 5 का। अब इसमें भी दो बातें आती हैं। सेक्शन 13 क्या कहता है? अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करना, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अनबॉर्न चाइल्ड, किसी अजन्मे बच्चे को संपत्ति का अंतरण करना, क्या ये किया जा सकता है कि नहीं? तो सेक्शन 13 कहता है किया जा सकता है। अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जा सकेगा, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, कुछ शर्तें बता रखी हैं कि एब्सोल्यूट ट्रांसफर करना पड़ेगा, मीडिएटर कोई होना चाहिए, डायरेक्ट ट्रांसफर उसे नहीं हो सकता, है ना। तो इस तरीके की कुछ शर्तें यहाँ पे बता रखी हैं। इसके बाद आगे नहीं जाएगा, ये आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन 13 में मैं आपको यहाँ बताना चाह रही हूँ कि इसका तो अभी एग्जिस्टेंस ही नहीं आया। अनबॉर्न चाइल्ड जिसका एग्जिस्टेंस नहीं आया, और एक अनबॉर्न वो भी है जो चाइल्ड इन मदर्स वूम्ब है, उसका क्या स्टेटस है? तो यहाँ पे चाइल्ड इन मदर्स वूम्ब को एक लिविंग पर्सन माना गया है। वो बच्चा जो माँ के गर्भ में आ चुका है ना, वो चाइल्ड को तो क्या माना गया है? लिविंग पर्सन माना गया है, उसे जीवित व्यक्ति माना गया है सेक्शन 5 की परिभाषा में। और इसका एक्सेप्शन जब अपन पढ़ते हैं, तो वहां पे हमने कुछ सिचुएशंस में क्या माना है, जो अनबॉर्न चाइल्ड है जिसका अभी एग्जिस्टेंस आया ही नहीं है, नॉट इन मदर्स वूम चाइल्ड है, एग्जिस्टेंस ही नहीं है अभी उसका, इन फ्यूचर की पोजीशंस के लिए भी इन्होंने यहाँ पे क्या किया है? प्रोविजन किया है अनबॉर्न के लिए। ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में उसे ट्रांसफर किया गया है, ठीक है। तो ये पहला एलिमेंट हुआ। दूसरा वर्ड है प्रॉपर्टी। पहला असेंशियल एलिमेंट क्या लिखा अपन ने? लिविंग पर्सन। उसके बारे में दो तीन चीजें जानी, बाकी अपन डेफिनेशन में देख चुके थे। नाउ द सेकंड वर्ड इज प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी में किस किस प्रकार की आपकी प्रॉपर्टी आ जाएगी, क्या क्या चीजें अपनी आ जाएंगी? तो प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया कि किसी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी पे अगर आपका स्वामित्व है, ओनरशिप है, तो यानी हम क्या ट्रांसफर कर सकते हैं? वो संपत्ति का हम ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं, स्वामित्व ही दे सकते हैं। इसके अलावा हम उसे उपयोग करने का अधिकार, यूज करने का राइट हम दे सकते हैं। उसके अलावा उस संपत्ति से जुड़े हुए कुछ जो इंटरेस्ट है, हित है, उनको हम दे सकते हैं। तो यहाँ किस किस प्रकार की प्रॉपर्टी आप लिखेंगे? लिखिए, यहाँ है मूर्त भौतिक पदार्थ, टेंजिबल फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। पहले तो यही प्रॉपर्टीज हो गई, ये टेंजिबल प्रॉपर्टीज हो गई जिन्हें कि हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे लैंड हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, मकान हो गया, कोई वस्तु हो गई, ठीक है। इसके अलावा लिखिए राइट्स रिलेटेड टू, राइट्स रिलेटेड टू अबव ऑब्जेक्ट्स, भौतिक पदार्थों पर प्रयोग किए जाने वाले अधिकार, भौतिक पदार्थों पर प्रयोग किए जाने वाले अधिकार। अब ये कौन से हैं? इसमें आगे लिखिए, इसी में राइट ऑफ पोजेशन, कब्जे में रखने का अधिकार, उपभोग करने का अधिकार, राइट टू यूज, बेचने का अधिकार, राइट टू सेल,
बंधक करने का अधिकार, राइट ऑफ मॉर्गेज। बंधक या गिरवी भी लिख सकते हो, बिकॉज इन जनरल प्रिंसिपल्स कुछ मूवेबल के भी हैं, ऑल्दो प्लेज के प्रोविजंस आपको कॉन्ट्रैक्ट में मिलते हैं। तो मॉर्गेज एंड प्लेज रिलेटेड राइट्स। इसके अलावा राइट ऑफ डोनेशन, दान का अधिकार। मतलब इसने क्या बताया, एक तो आपको बताया संपत्ति में क्या आएगा, वो पर्टिकुलर संपत्ति तो है ही टेंजिबल, और उस टेंजिबल भौतिक पदार्थ या संपत्ति के साथ जुड़े हुए अधिकार और हैं। एक तो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी से अटैच्ड क्या है, राइट्स। अब कितने राइट्स आपके पास हैं, जितने आपके पास है वही दूसरे को दोगे। राइट टू सेल, राइट टू यूज, राइट टू मॉर्गेज, है ना। अगर एक ओनर है प्रॉपर्टी का, तो उसके पास ये सारे अधिकार आ जाएंगे, वो प्रयोग भी कर सकता है, वो बेच भी सकता है, वो बंधक भी रख सकता है ना। तीसरी बात लिखेंगे, राइट्स रिलेटेड टू intangible properties, rights related to intangible properties, ऐसे अधिकार जो भौतिक पदार्थों पर प्रयोग नहीं किए जाते, ऐसे अधिकार जो भौतिक पदार्थों पर प्रयोग नहीं किए जाते। आप लिखेंगे इसमें एक्शनेबल क्लेम्स, अनुयोज्य दावा। राइट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन, राइट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन, ऋण के पुनर्भुगतान का अधिकार, ऋण के पुनर्भुगतान का अधिकार। एंड कॉपीराइट, कॉपीराइट। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स आए हैं, देयर आर सो मेनी अदर एग्जांपल्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन next lectures and maybe in this lecture also. So मेरे को तो कॉपीराइट ही ध्यान आ रहा है फिलहाल, तो कॉपीराइट ही ध्यान आ रहा है, और तो देख लूंगी मैं इसका कोई और हिंदी वर्ड होगा तो इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हो गया, यहाँ इन्होंने कहा कि राइट्स रिलेटेड टू दैट प्रॉपर्टीज क्या क्या आ गए, इनमें कॉपीराइट आ गया अपने सामने, लोन के रीपेमेंट का, और इसके साथ में रिडम्पशन का राइट भी आ जाएगा। प्रॉपर्टी के विमोचन, अगर हमने बंधक रखवाई हुई है तो उसका रिडम्पशन का जो राइट आता है वो भी इसी में आ जाएगा, है ना। और एक्शनेबल क्लेम्स, एक्शनेबल क्लेम के बारे में, अनुयोजित दावे के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में थोड़ा सा ब्रीफ किया था कि ऐसा लोन जो अनसिक्योर्ड है, डेट कौन सा, जो अनसिक्योर्ड है, नॉट इन योर हैंड, आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपके हिस्से का है, एक्रूड है, और आप उसे दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करते हो किसी रिटन डॉक्यूमेंट के जरिए। मैंने आपको जैसे सिंपल सा उदाहरण दिया था, एलआईसी की पॉलिसी में चोर हो गई है, मुझे 10 लाख रुपए एलआईसी से मिलने हैं आज की तारीख में, ये 10 लाख रुपए लेने की मैं अधिकारी हो गई हूं, क्योंकि पॉलिसी मैच्योर हो चुकी है, ये पैसा मुझे मिलेगा। एक्रूड है मेरे, अब यानी वो 1 तारीख आ गई, 1 तारीख को मिलना था मुझे पैसा 1 जनवरी को, तो अब मेरा अधिकार है, मैं ले सकती हूँ, एक्रूड बकाया, मेरे हिस्से की अधिकारी हो गई मैं, एलआईसी से मैं ले सकती हूँ। और नॉट इन माय हैंड, मेरे पास नहीं है, लेकिन अभी वो कहाँ रखा है, एलआईसी के पास रखा है। ये सिक्योर्ड डेट में नहीं आता, सुरक्षित ऋण नहीं है, ना तो ये मॉर्गेज है, ना ये प्लेज है, ना ये हाइपोथिकेशन है, इनमें से कुछ नहीं है। अनसिक्योर्ड डेट आता है, असुरक्षित ऋण, एलआईसी के पास जो पैसा अपना है। अब ये मैं एक रिटन डॉक्यूमेंट के जरिए अगर आपको ट्रांसफर करती हूँ, मैंने एक लिखित प्रलेख बनाया जिसमें मैंने कहा कि भाई 10 लाख रुपए मैं आपको ट्रांसफर कर रही हूँ। अब ट्रांसफर कैसे कर रही हूँ, मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरा हिस्सा जो वहां रखा है, आप एलआईसी से क्लेम करके मेरी तरफ से ये पैसा आप ले सकती हैं, क्योंकि ये राइट मैंने आपको दे दिया। ये डॉक्यूमेंट, ये ट्रांजेक्शन क्या कहलाया, एक्शनेबल क्लेम, अनुयोज्य दावा। इन जनरल राइट टू स्यू कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, ये आप सभी लोग जानते हैं। सामान्य रूप से जो अधिकार ट्रांसफर नहीं हो सकता, कौन सा, ये वाला, कि भाई राइट टू स्यू, वाद करने का मेरा अधिकार। मुझे तो साहब इनसे बहुत डर लगता है, मैं इनके खिलाफ मैं तो एक्शन नहीं ले सकती, है ना, कभी भी गुस्सा हो जाती। तो मैंने क्या किया, पूजा को कहा आप मेरे बिहाफ पे आप परवीना के खिलाफ सूट फाइल कर दो। अब एग्रीव्ड मैं हूं,
और इनको कह रही हूँ, मैंने कहा मैंने राइट टू स्यू दे दिया ना आपको, वाद करने का अधिकार, आप मेरी जगह वाद दायर कर दीजिए। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये ट्रांसफर हो सकता है? नहीं, नो। राइट टू स्यू कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी LIC के जो 10 लाख रुपए थे मुझे देने, आपको मुझे देने थे, वो 10 लाख मैंने आपको केवल राइट नहीं दिया कि LIC पे सूट फाइल करें, वो प्रॉपर्टी के साथ जुड़ा हुआ अधिकार था, और वो प्रॉपर्टी मैंने आपको दे दी। मैंने कहा मैं 10 लाख आपको ट्रांसफर कर रही हूँ, अब सीमा जी को नहीं, अब रीमा जी को ये पैसे मिलने हैं। ठीक है, वो प्रॉपर्टी यानी वो 10 लाख ही आपको ट्रांसफर कर दिए। अब वो ट्रांसफर कर दी प्रॉपर्टी, तो उससे रिलेटेड राइट भी अटैच उसके साथ साथ गया। अब आप सूट फाइल कर सकती। सिंपली राइट टू सूट ट्रांसफर नहीं हो सकता, उसके साथ अटैच करके जो संपत्ति थी वो भी हमने दे दी। तो अब क्या चला गया सामने वाले के पास? ट्रांसफरी के पास वाद दायर करने का अधिकार भी चला गया। दिस इज कॉल्ड एक्शनेबल क्लेम। सिंपल लैंग्वेज समझ आया क्या? तो ये सारी चीजें प्रॉपर्टी के अंदर आएंगी, कौन सी? टेंजिबल और इनटेंजिबल, जिन्हें हम अंतरित कर सकते हैं। सबके मेथड अलग अलग बता रखे हैं, फॉर्मेलिटीज बता रखी हैं कि कैसे ट्रांसफर किया जाएगा। नाउ द थर्ड पॉइंट इज ट्रांसफर, अंतरण। यहाँ जो वर्ड लिया है काम में, वो लिया है कन्वे करना। इसको हिंदी में बोलते हैं अभी हस्तांतरण। यही वर्ड डेफिनेशन भी तो पढ़ा आपने अभी, कन्वे करना। तो इन्होंने कन्वे करने का मतलब यहाँ पे वाइडर सेंस में आपको बताया है। इन्होंने बताया है व्हेन यू आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू राइट, जब आप ऑलरेडी किसी के पास है, वो हम नहीं दे रहे हैं उसको, हम उसे कुछ नया दे रहे हैं जो उसके पास पहले नहीं था। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ आपको इस चीज को, फिर हम आगे इसकी टेक्निकल लैंग्वेज में आएंगे। ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कन्वे से मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप किसी व्यक्ति को यानी ट्रांसफरी को वो दे रहे हो जो उसके पास पहले नहीं था, ये आप नया हित दे रहे हो, ये बताना चाह रहा है। अब ये कैसे दे सकते हैं? हम सेल के द्वारा भी दे सकते हैं, मॉर्गेज के द्वारा भी दे सकते हैं बंधक करके, हम गिफ्ट करके दे सकते हैं, हम लीज करके दे सकते हैं, इन सब तरीके से चार्ज के द्वारा दे सकते हैं। ये सारे तरीके हैं जिससे हम कन्वे कर सकते हैं। तो कन्वे का मतलब सिर्फ ओनरशिप देना नहीं है, स्वामित्व देना नहीं है, ये हितों का हस्तांतरण भी हो सकता है, कुछ सीमित हितों का हस्तांतरण भी हो सकता है, प्रयोग करने का अधिकार, इस्तेमाल करने का अधिकार, या सिक्योरिटी के रूप में देने का अधिकार, या गिफ्ट कर रहे हो आप किसी को, इस सब तरीके से कन्वे किया जा सकता है। लेकिन इन सब में एक खास चीज ये ध्यान रखो कि आप दूसरे व्यक्ति को यानी ट्रांसफरी को कोई न्यू राइट क्रिएट करके दे रहे हो, इसीलिए ट्रांसफर में पार्टीशन नहीं आता, सरेंडर नहीं आता, फैमिली सेटलमेंट नहीं आता, रिलीज डीड नहीं आता। समझ रहे हैं आप? देखो, इसको दूसरी वाली बात को समझाती हूँ मैं। इतना समझ में आया? फर्स्ट वाला पार्ट मैंने आपको क्या बताया, देयर मस्ट बी क्रिएशन ऑफ न्यू राइट। अब पार्टीशन होना है, चार बेटों के बीच में संपत्ति का विभाजन होना है, जो संपत्ति उनकी ऑलरेडी है। पिताजी की संपत्ति जो है, चारों बेटों को पता है कि हमारा अधिकार है, हम चारों में बंटनी है। किसकी कितनी बंटनी है ये अभी तय नहीं हुआ है, ये तो पता है कि संपत्ति हमारी है। अब यहाँ पिताजी ने कर दिया पार्टीशन, अब डिसाइड हो गया ये फैक्ट्री तुम्हारी है, ये ऊपर वाला माला इसका है, नीचे वाला माला इसका है, ठीक है। अब ये क्या हुआ? ये पार्टीशन हो गया, विभाजन कर दिया। क्या ये विभाजन या पार्टीशन सेक्शन 5 की ट्रांसफर की डेफिनेशन में आएगा? हम कहेंगे छोटे बेटे को ट्रांसफर हुआ, कहेंगे ऐसा? क्योंकि क्या ये किसी नए अधिकार का सृजन कर रहा है? नो, ये केवल डिफाइन कर रहा है, न्यू राइट का क्रिएशन नहीं कर रहा है। यहां से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक बनेगा प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि थोड़ा सा गहराई में जाने वाली चीजें हो रही है ना। इसको विद केस लॉज भी पढ़ेंगे अपन, आज तो मैं बेसिक्स आपको बता रही हूँ इसका मतलब क्या है। जब हम विभाजन करते हैं या पार्टीशन करते हैं, उसको हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के सेक्शन 5 की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करते। उसकी वजह क्या होती है? देयर इज नो न्यू राइट क्रिएशन। हाँ, अगर वहां कोर्ट ने ये भी कहा कि हाँ, आप अगर वहां पे किसी नए अधिकार उसको दे रहे हो, कोई न्यू राइट्स क्रिएट करके उसको दे रहे हो, तो फिर कह दो कि ट्रांसफर है।
जो पहले उसके पास नहीं था, वो आप अधिकार उसे दे रहे हो, तो वो ट्रांसफर होगा, अदरवाइज वो ट्रांसफर नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्ट्स ऑफ द केस को बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। देन वी केम टू नो अबाउट दिस पॉइंट कि दिस इज इन द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर और नॉट, क्योंकि एग्जामिनर आपसे यहाँ से अच्छे वाले सवाल पूछता है। तो आप लिख लीजिए क्या क्या ट्रांसफर की कैटेगरी में नहीं आएगा। निम्न में से क्या अंतरण नहीं है? पहला, विभाजन या बंटवारा, विभाजन या बंटवारा, पार्टीशन। दूसरा, फैमिली सेटलमेंट और एग्रीमेंट, पारिवारिक समझौता या व्यवस्था। फिर है रिलीज डीड, मैम फैमिली सेटलमेंट और व्यवस्थापन, मैम इंग्लिश में सॉरी फैमिली सेटलमेंट और एग्रीमेंट, फैमिली सेटलमेंट और एग्रीमेंट, पारिवारिक व्यवस्था या समझौता। फिर है रिलीज डीड, निर्मुक्ति प्रलेख। फिर है त्याग एवं समर्पण, रिलिंक्विशमेंट एंड सरेंडर, रिलिंक्विशमेंट एंड सरेंडर। नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ एन ईजमेंट, सुखाधिकार का सृजन, क्रिएशन ऑफ एन ईजमेंट। एंड लास्ट इज चार्ज, भार। समर्पण, फोर्थ वाला, हाँ, त्याग और समर्पण, relinquishment and surrender, फिर creation of an easement। ये आवाजें इसमें से आ रही है क्या? बढ़िया बढ़िया, क्या हुआ भाई? किसी को कोई समस्या ऑनलाइन में? आप सभी लोग प्लीज नो बताएं। मैम। कोई क्वेरी है तो पूछिए, अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसमें कोई भी सवाल अगर आप पूछना चाहें। इस वाले टॉपिक को, जो लास्ट अभी मैंने 5 एलिमेंट लिखवाए हैं, इसको वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अ डिटेल वे टुमारो विद द केस लॉस। सो अभी तो बेसिक्स आपने 5 पॉइंट लिखे हैं, अभी मैंने पूरा समझाया नहीं है इसको। अदर देन कोई भी पॉइंट ऐसा है जो आप क्वेश्चन पूछना चाहें? क्वेश्चन आंसर राउंड, बताइए बताइए। मैम अभी कितने सेक्शन तक पहुंचे हम लोग? हाउ ब्यूटीफुल क्वेश्चन इज दिस, फ्रॉम हूम? मैम रिचा।